आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हमने जाना उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं, एक तरफ सारी थ्योरीज है और एक तरफ उसके बगल में साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये थ्योरी या कंसेप्ट दिया है, उनके नाम है। यहाँ से क्रॉस मैचिंग वाला एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एक तरफ थ्योरी दिया होगा और दूसरी तरफ उसके जिन्होंने वो साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स के नाम होंगे, उन्हें मैच करने को कहा जा सकता है। इसलिए आप सबको इतना ब्रीफ आइडिया तो होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से थ्योरी और कंसेप्ट हैं और उन्हें कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया। सबसे पहला थ्योरी है मोस्ट वेपर थ्योरी, पाइथागोरस ने दिया। सबसे पहला थ्योरी है मोस्ट वेपर थ्योरी, जिसे पाइथागोरस ने दिया। और दूसरा थ्योरी है फ्लूइड थ्योरी, जिसे अरिस्टोटल ने दिया। और थर्ड इज वन प्रीफॉर्मेशन थ्योरी, स्वामरडाम ने दिया। एंड नेक्स्ट पार्टिकुलेट थ्योरी, मपर्चर्स ने दिया। एंड नेक्स्ट वन थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, डार्विन ने दी। एंड लास्ट इज वन ऑफ थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, अगस्ट विस्मन ने दिया। अगस्ट विस्मन का कहना था, अगस्ट विस्मन का कंसेप्ट है, इन्होंने ही चूहे की पूंछ को काटा था और उन्हें कई जनरेशन तक आपस में ब्रीड कराया, लेकिन उन्हें किसी भी जनरेशन में पूंछ कटा हुआ चूहा नहीं मिला था। तब उन्होंने कहा था कि अगर कैरेक्टर पेरेंट्स से अगली जनरेशन में एज इट इज चले जाते हैं सारे सोमेटिक बदलाव, तो फिर जब पूंछ कटा हुआ चूहा है तो जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पूंछ जो है जन्म से ही कटी हुई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम जानेंगे सभी थ्योरीज के बारे में डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला थ्योरी है मोस्ट वेपर थ्योरी। Pythagoras proposed that during coitus intercourse, most vapors from all parts of a male's body gave rise to a similar body in female womb. Pythagoras proposed that during coitus sexual intercourse, पाइथागोरस का कहना था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कुछ प्रकार के मोस्ट वेपर्स हैं from all parts of a male's body gave rise to a similar body in a female's womb, कि मेल्स के शरीर के कुछ मोस्ट वेपर्स हैं जो ऐसा बनाते हैं। ये थ्योरी डिस्कार्डेड है। सो पाइथागोरस ने मोस्ट वेपर थ्योरी का कंसेप्ट दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट में। दूसरा थ्योरी है फ्लूइड थ्योरी। अरिस्टोटल सजेस्टेड दैट male's semen was highly purified blood and the female's menstrual fluid was the female's semen, which is not as pure as male semen. अब आते हैं अरिस्टोटल ने क्या कहा जानते हैं हम लोग। अरिस्टोटल ने फ्लूइड थ्योरी दी। अरिस्टोटल सजेस्टेड दैट male's semen was highly purified blood, the female's menstrual fluid was the female semen which is not as a pure as male semen. That means अरिस्टोटल ने ये सजेस्ट किया कि मेल की जो सीमेन है इट इज़ हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आज भी कई लोगों के दिमाग में ये गलत कंसेप्ट रहता है कि सेमिनल फ्लूइड जो है ब्लड से बनता है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में हम ये सारी बातें जानेंगे कि सेमिनल फ्लूइड का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स बनाती है 70% एंड 20% के करीब प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है, बाकी उसमें स्पर्म्स होते हैं। सो ब्लड नहीं बना रहा है सीमेन को, इन लोगों का मानना था। सो ही सेड मेल्स सीमेन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड and the female's menstrual fluid was the female semen which is not as pure as male semen. ये दोनों फ्लूइड कंबाइंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। The two fluids combined during coitus and then
फीमेल सीमेन प्रोवाइड इनर्ट फ्लूइड for the formation of the embryo and male semen gave from and fertility to the embryo. फीमेल के सीमन में एक इनर्ट फ्लूइड का काम करा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेल सीमेन गेव फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो। ये भी बिल्कुल बेसलेस कंसेप्ट थी। रियलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था। ये इन पुराने फिलोसोफर्स की मान्यताएं थी। ये लोग ऐसा मानते थे। अब हम देखते हैं प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। इट सेज दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रीफॉर्म्ड इन द स्पर्म और एग इन अ मिनिएचर फॉर्म कॉल्ड ह्यूमनक्यूलस। इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि ये मानते थे कि एक स्पर्म है, उसके अंदर ऑलरेडी एक फॉर्म्ड लिटिल ह्यूमन प्रेजेंट है। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट के जरिए लीमन हॉक ने बहुत छोटे छोटे सेल्स देखे थे। सो ऐसा माना जाने लगा दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ प्री फॉर्म्ड स्पर्म्स के अंदर पहले से ही एक प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो जो है प्रेजेंट है। कुछ स्पर्मिस्ट थे जिनका ये मानना था कि ये स्पर्म में है। कुछ का कंसेप्ट यह था कि यह ओवम में है। उन्हें ओविस्ट भी कहा जाता था। सो वो मिनिएचर्स जो है उसे ह्यूमनक्यूलस कहा गया। फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। This theory was given by Swammerdam 1679 and advocated by Malpighi। ये कंसेप्ट मानना था स्वामरडम का। ये कंसेप्ट भी गलत है। तो हमने देखा कि कितने कंसेप्ट्स ऑलरेडी पहले आ चुके थे इस बात को समझाने के लिए कि अगली जनरेशन तक कैरेक्टर्स किस प्रकार से पहुंचते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से इसे समझाने वाले मेंडल तो थे ही, और भी एक साइंटिस्ट थे कॉल्ड ब्यूटर। उनके बारे में भी जानेंगे अभी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरी क्या है। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है पार्टिकुलेट थ्योरी। मपर्चर्स 1698 to 1757 considered that heredity is controlled by minute particles which come from all parts of the body to the reproductive organs, and individuals is formed when the particles from male and female combines। हम जानते हैं डार्विन ने भी इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस में डार्विन ने ये कहा था कि शरीर का हर एक हिस्सा एक फैक्टर बनाता है, जिन्हें उन्होंने पैंजिन या गैम्यूल कहा, और उनका मान्यता था दैट दिस पैंजिन और गैम्यूल्स दे आर रिलीज इनटू द ब्लड एंड थ्रू ब्लड दे आर पास्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये थ्योरी भी कम्प्लीटली डिस्कार्डेड है, डार्विन वाली पैनजेनेसिस वाली थ्योरी, जिसमें हम अभी आएंगे। मैंने कहा था कॉल ब्यूटर्स भी एक साइंटिस्ट है। अब आइए देखते हैं कॉल ब्यूटर्स के बारे में। कॉल ब्यूटर्स कौन थे और इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया। द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस वेर कैरिड आउट बाय जोसेफ कॉल ब्यूटर्स फ्रॉम 1761 to 1766 in crosses between different strains of tobacco plants. He found that the offsprings were usually intermediate in appearance between the two parents। तो इन्होंने एक तरह से ब्लैंडिंग टाइप वाले इनहेरिटेंस में विश्वास किया, जो कि एक्चुअल में गलत है। ऐसा नहीं है। सो डैट मीन्स डार्विन की बात कब की है और मेंडल वाली बातें तो इनसे बहुत बाद की है।
कॉलब्यूटर्स जो हैं इन्होंने भी पहले जेनेटिक्स की कुछ बेसिक बातों के बारे में कोशिश कर रहे थे टोबैको के प्लांट्स में। अब आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या है? डार्विन 1868 through that every cells of the body produces a tiny particles called gametes or pangene. It contains both the parental characters and variations. All the gametes or pangenesis of the body cells collect in the gametes and are passed on the zygote. इस थ्योरी को हमने अभी पढ़ा। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो है इसे हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि डार्विन ने जब अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन दी थी, सो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई थी डैट उन्हें जेनेटिक की नॉलेज नहीं थी। डार्विन को जेनेटिक का नॉलेज नहीं था। उस समय मेंडल का भी काम चल रहा था, लेकिन मेंडल के लॉज तो हमने जाना बाद में जाके उन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई। और मोर ओवर जो डार्विन वो भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करते थे किसी से। सो अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देते समय उन्होंने जो गलतियां करी उसका कारण था ये था कि ही वॉज हैविंग द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। उनके पास जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी। उन्हें हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दे डाली जो कि कम्प्लीटली डिस्कार्डेड है। ये थ्योरी जो है बिल्कुल गलत है। अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। August Weismann 1892 proposed that this theory, according to this theory, germ plasm is immortal and is passed from generation to generation. Somatoplasm that forms the body is mortal and perishes when the organism dies. अगस्ट विस्मन ने जब लैमार्क का कंसेप्ट आपको पता है, लैमार्क ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। लैमार्क का यह मानना था कि कोई भी कैरेक्टर्स जो एक जानवर या एक जीव अपने जीवन काल में एक्वायर्ड कर लेता है वो कैरेक्टर्स एज इट इज अगली जनरेशन में चला जाता है। वाट एवर फीचर्स इज एक्वायर्ड बाय एन एनिमल इट इज पास्ड ऑन एज इट इज टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये लैमार्क का मानना था, लेकिन ऑगस्ट विस्मन ने कहा लैमार्कियन कंसेप्ट जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने ये कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ही सेड हमारे शरीर का जो प्रोटोप्लाज्म है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज वन ऑफ सोमेटोप्लाज्म एंड सेकेंड इज वन ऑफ जर्म प्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी इज ऑफ टू टाइप्स। शरीर के सोमेटिक सेल्स में क्या होता है? सोमेटोप्लाज्म होता है। सोमेटोप्लाज्म इज इन द सोमेटिक सेल्स एंड जर्म प्लाज्म इज इन द जर्मिनल सेल्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्म प्लाज्म इज इमॉर्टल एंड इज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ देखिए दिया गया है जो जर्म प्लाज्म है न वो इमॉर्टल है, वो अमर है। सो अगली जनरेशन में वो बदलाव जाएंगे जो हमारे जर्म सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। जर्म सेल्स कौन से हो गए? उगोनिया हो गई फीमेल्स में, स्पर्मेटोगोनिया हो गए मेल्स में। सो गोनाड्स में स्पर्म ओवम में कहीं ना कहीं कोई बदलाव आता है। जर्मिनल सेल्स में तो वो अगली जनरेशन्स में जाएगा। सोमेटिक चेंजेज अगली जनरेशन्स में नहीं जाती हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ में किया था? वो जो चूहे की पूंछ काटी, उन्होंने फ्यू मेल्स रेट्स लिया और फ्यू फीमेल रेट्स लिया और उनकी पूंछ काट दी, उनको आपस में ब्रीड कराया। उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हुई उनकी भी पूंछ काट दी,
उनको आपस में ब्रीड कराया। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन हुई उसकी भी पूंछ काट दी और फिर उनका भी आपस में ब्रीड कराया, लेकिन उनको किसी भी जनरेशन में ऐसा चूहा नहीं मिला जिसकी पूंछ जन्म से ही कटी हुई हो। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम लैमार्क की बात माने कि कैरेक्टर्स अगली जनरेशन्स में चले जाते हैं तो फिर पूंछ कटा चूहा पैदा होना चाहिए था, राइट। ही सेड दैट ऐसा नहीं है। शरीर का प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, पहला सोमेटोप्लाज्म और दूसरा जर्मप्लाज्म। ओनली द जर्मिनल चेंजेज का पासिंग थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है, राइट। यहाँ हम इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। अगस्ट विस्मन भी इस बात में फंस गए थे। जो लोग लैमार्क के सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा डैट मिस्टर विस्मन, आपने लैमार्किनिज्म के कंसेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने इसे ठीक से पढ़ने में गलती करी है। लैमार्क ने ये कह रहे हैं कि डैट व्हेन वाट एवर कैरेक्टर इज एक्वायर्ड बाय द एनिमल एट इट्स ऑन विश, जो कैरेक्टर्स एनिमल्स खुद अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से एक्वायर्ड करते हैं, वही कैरेक्टर अगली जनरेशन्स में जाते हैं। चूहे ने अपनी मर्जी से खुद अपनी पूंछ नहीं काटी, वो तो आपने ज़बरदस्ती काटी है, इसलिए वो अगली जनरेशन्स में नहीं जा रही है। ये सारी बातें लैमार्क के सपोर्टर्स ने अगस्त विस्मन से कहा था। वेल, इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी, इतना इतिहास हमने जाना कि किस तरह से फाइनली ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तक पहुंच चुके हैं हम। कितनी अलग अलग कंसेप्ट हमने पढ़ी। पाइथागोरस का कंसेप्ट, स्वामरडाम का कंसेप्ट, देन डार्विन का कंसेप्ट, विस्मन का कंसेप्ट, कार्ल ब्यूटर्स का कंसेप्ट, एंड देन अब हम फाइनली आ चुके हैं जहाँ से हमारा रियल इंटरेस्ट शुरू होता है, डैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर जॉन मेंडल। आगे के वीडियो में हम जानेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने क्या रिसर्च किया, उन्होंने क्या शोध किया, ये सब हम आगे के वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।